किस्मत में और मुझ में यही जंग है। मैं उसके फैसलों से तंग हूँ और मेरे हौसलों से दंग है। किशोर न्याय बोर्ड बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, तो उनका एक अलग ही एक्ट है, जे बच्चे क्राइम करते हैं तो उस क्राइम के अकॉर्डिंग उनकी सजा है। छोटी मोटी सजा, जैसे किसी को भर्सना, जैसे थोड़ा उसको समझा के, डांट के, ऐसे करके थोड़ा, हाँ, उसको भी ऐसा नहीं करना, ये सब करके भी छोड़ा जा सकता है। और दूसरा, उसे जैसे किसी हॉस्पिटल में छोटा मोटा काम करके भाई उसकी फिर, लेकिन जैसे हमने कहा 3 महीने के लिए आपको इस हॉस्पिटल में सेवाएं देनी पड़ेगी। फैसला कैसे करते हैं आप लोग? कोई कमेटी मेंबर सब मिलकर करते हैं या कोई मीटिंग होती है या आपके ऊपर कोई नहीं, एक मेंबर तैयार नहीं है किसी डिसीजन के लिए और प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तैयार है तो 2 से भी हो जाएगा, है ना, फैसला। लेकिन प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का जरूरी है उनका फैसला होना। तो 2 मेंबर और एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं। मतलब कोई ऐसा क्राइम जो बच्चों ने किया हो और आपको लगा हो कि क्या बच्चे ऐसे क्राइम भी कर सकते हैं? सबूत तो देखे ही जाएंगे। बच्चे को मान लो दस्तयाब किया है, उसको जैसे मान लो कोई बच्चे ने चोरी करी है तो बाकायदा 161 के बयान भी होंगे और जहाँ से वो उसने चोरी करी है मान लो तो वहाँ की पूरी वो भी होगी तहकीकात। लेकिन कई बार आप देखिए कि ना बच्चे 16 साल के 17 साल के बच्चे होते हैं और बहुत बड़ा क्राइम कर जाते हैं। जैसे रेप का ही मैं बता रही हूँ तो आजकल 16-17 साल के बच्चे भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसे कदम उठाने लगे और रेप होने लगे। आकलन किया जाता है पहले जब 16 से 18 साल तक का बच्चा कोई रेप का मामला है मान लो तो उसमें प्रारंभिक आकलन होता है कि अगर मान लो 16 से 18 साल तक बच्चा उस क्राइम को करना जानता था और वो इस प्रवृत्ति का था, है ना, पहले भी उसने ऐसा कर रखा था या जो भी था, तो उसको फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा। चिल्ड्रन कोर्ट में, मतलब बड़े कोर्ट में। अच्छा। फिर उसका ट्रायल हम नहीं करते, फिर वो जैसे बड़ों की तरह ही उनका वो होगा। 3 साल में कितने बच्चों के साथ मतलब आप रहे, कितने बच्चे आए होंगे और कितने बच्चे सुधर के चले गए होंगे? कुछ बच्चे मान लो जो इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है वो बार बार में क्राइम भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी सुधर जाते हैं, है ना, लेकिन काफ़ी बच्चे सुधरे हैं। दोबारा नियुक्ति जो मिली है इसमें क्या होता है और क्या कार्य होता है इसके अंदर? पीड़ित बच्चों में जो देख रेख और संरक्षण वाले हैं, जैसे किसी के माँ बाप नहीं होते या फिर वो किसी भी वजह से पीड़ित है, उपेक्षा कर दी जाती है, नापाल, उस तरह के बच्चे जो देख रेख और संरक्षण वाले हैं तो उनके लिए हम काम करते। बाल श्रमिक भी आते हैं इसमें। एक औरत को संघर्ष का सामना तो करना पड़ता है। मैं जो आज बनी हूँ वो अपने संघर्ष से बनी हूँ और संघर्ष ही इंसान को निखारता है, मतलब तब के ही सोना बनता है, वो मैं कहना चाहूँगी आप सभी से। कौन सा ऐसा गाना जो आपके बहुत नज़दीक है आपके दिल के? जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज। आज की 2 लाइनें और एक संदेश हमारे लिए कि किस्मत में और मुझ में यही जंग है, कि किस्मत में और मुझ में यही जंग है। मैं उसके फैसलों से तंग हूँ और मेरे हौसलों से दंग है। तो ऐसी एक शख्सियत से आज हम मिल रहे हैं, शांति भटनागर जी से। शांति भटनागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें टाइम दिया। और आज हमारे दर्शक जरूर कुछ न कुछ आपसे सीख कर जाएंगे, कुछ न कुछ सीख कर जाएंगे, लेकर जाएंगे, क्योंकि हमेशा हर शख्सियत से हमारे दर्शक सीखते आए हैं और बताते आए हैं कि वो हमारे से क्या क्या सीख रहे हैं हमारे चैनल से। तो आज की हम बातों की शुरुआत करते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं। तो साथ ही मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, एक छोटा सा परिचय जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ शांति जी अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम शांति भटनागर है और मैं बाल कल्याण समिति की मेंबर हूँ और इससे पहले मैं किशोर न्याय बोर्ड मेंबर रह चुकी हूँ। यही मेरा छोटा सा परिचय है और काम तो बहुत सारे गए हैं सोशल में। बहुत छोटा परिचय है लेकिन बहुत बड़ा काम है। जैसा कि हम जानते हैं किशोर न्यायालय, जहाँ पर जो बच्चे किसी न किसी क्राइम को करके आपके पास आते हैं और आप उन्हें सुधारते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जैसा आजकल हम देख रहे हैं ज़माने को या आज के वातावरण को, कि कहीं ना कहीं छोटा छोटा बच्चे भी, उनको या तो यूज़ किया जा रहा है या फिर वो किसी न किसी कारण से, मदद के कारण या मान लीजिए कि थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर ये सब चीज़ें करने लगे हैं। तो शांति जी, मैं बस इतना जानना चाहूँगी, आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन में एक बात ही निकल कर आती है कि किशोर न्यायालय बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे क्या फ़ायदे हैं?
ये किशोर न्याय बोर्ड बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, तो उनका एक अलग ही एक्ट है, जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसे बोलते हैं हम जी। तो इसके लिए ये ज़रूरत पड़ी कि छोटे बच्चों के में इतनी बुद्धि नहीं होती, इतनी क्षमता नहीं होती सोचने समझने की कि वो उस क्राइम को कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं या इसके पीछे क्या कारण है, कई कारण हो सकते हैं ना, तो उनके लिए एक्ट ज़रूरी है। तो इसलिए एक्ट की ज़रूरत पड़ी, बनाना पड़ा। और जैसे बड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा सज़ा होती है, 18 साल के जो हैं जो क्राइम करते हैं तो उनके लिए अलग सज़ा होती है, इनके लिए थोड़ी कम होती है क्योंकि उनमें सोचने समझने की कम शक्ति होती है। जैसे जैसे बच्चा जैसे छोटा होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, उसमें सोचने समझने की कम शक्ति होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उससे उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो 18 साल तक के बच्चे को हम बालक ही मानते हैं, 18 साल से कम के बच्चे को, 18 साल से ऊपर को हम फिर किशोर न्याय मानने लगते हैं। अच्छा। बड़ा हो जाता है मतलब वो बालिग हो जाता है कुल मिला। हाँ, बालिग हो जाता है तो उसकी सज़ा ज़्यादा हो जाती है और वो नाबालिग होता है तो उसकी सज़ा कम होती है। तो कोई ऐसा तो उनका क्या है कि एक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि उनके लिए जैसे हम किस तरह का बच्चों के लिए माहौल होना चाहिए। जैसे किशोर न्याय बोर्ड बनाए तो उसमें बोर्ड का एटमॉस्फेयर कैसे होना चाहिए, किस तरीके से मेंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, ऐसे बोर्ड बनता है। और उसमें मतलब उस जो एक्ट के अकॉर्डिंग फैसले करने होते हैं। एक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सिद्धांत है, नियम है और उनकी धाराएं हैं, धाराओं के अकॉर्डिंग उनकी सज़ा भी है। तो ये कौन सी धारा में क्या सज़ा है। हाँ, जैसे बच्चे क्राइम करते हैं तो उस क्राइम के अकॉर्डिंग उनकी सज़ा है। तो हाँ। कैसी सज़ा दी जाती है, मतलब बच्चों को किस तरह से रखा जाता है और किस तरह की सज़ा उनको दी जाती है। किशोर न्याय बोर्ड में जो बच्चे जो विधि से संघर्ष रहते हैं, जो कुछ भी क्राइम करके आए, जैसे चोरी है, बलात्कार है या फिर जो भी क्राइम बुक करते हैं, काफ़ी सारे हैं, जो बड़े करते हैं वो छोटे भी करते हैं, क्योंकि आजकल क्या है बच्चों को यूज़ किया जाता है जैसे चोरी वगैरह में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो बड़े लोग होते हैं उनको उस चीज़ में धकेल देते हैं किसी भी गलत कार्य में। हाँ, जिससे वो अपनी सज़ा से बच सके। हाँ। और किसी बच्चे को फंसाकर वो अपना काम कर सके। लेकिन उसके लिए भी जैसे बच्चों को अगर कोई यूज़ करता है उसके लिए भी एक्ट बने हुए हैं, तो उनको बड़ों को अगर कोई उसको बच्चे को यूज़ करता है तो उनको उसकी सज़ा मिलती है। वो बड़े वालों को बड़ों की तरह सज़ा होगी, जो उनका अलग से उनका चलता है। इसमें कैसे पनिशमेंट दी जाती है, जैसे आपने बताया। हाँ। कि किशोर न्यायालय है तो उसमें जो छोटे बच्चे 18 साल से कम के बच्चे जो आपके पास आते हैं तो आप कैसे फैसला करते हैं उनकी सज़ा के लिए। हाँ, जैसे मान लो कोई छोटा पेटी ऑफेंस है, जैसे 3 साल तक का कोई जिसमें 3 साल तक की सज़ा होती है उसे हम पेटी ऑफेंस बोलते हैं मतलब जी। तो उसमें मतलब जैसे छोटी मोटी सज़ा, जैसे किसी को भर्सना, जैसे थोड़ा उसको समझा के डांट के ऐसे करके थोड़ा हाँ उसको भी ऐसा नहीं करना, ये सब करके भी छोड़ा जा सकता है। और दूसरा उसे जैसे किसी हॉस्पिटल में छोटा मोटा काम करके भाई उसकी फिर, लेकिन जैसे हमने कहा 3 महीने के लिए आपको इस हॉस्पिटल में सेवाएं देनी पड़ेगी, तो फिर वो बच्चा 3 महीने तक या 6 महीने तक या साल भर तक जो भी हम उसमें ऑर्डर में करते हैं तो वो वहाँ पे सेवा देता है। तो उसका एक सुधार का हम एक माध्यम मानते हैं कि भाई ये बच्चा है ना, सज़ा जैसे मान लो जेल की सज़ा देना या सुधार गृह में रखना, ये कोई है ना इसका वो नहीं है कि भाई बच्चा सुधर ही जाएगा उसमें, है ना। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जैसे बलात्कार है या और है, तो फिर उसमें तो सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि वो 7 साल तक की जिसमें वो है जिसमें सज़ा है, तो उसमें फिर हम 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन जो छोटे पेटी ऑफेंस है जैसे चोरी है या और कुछ जैसे छोटा मोटा कोई ऑफेंस करा है, तो फिर हम उसमें भर्सना या फिर उनको कुछ समाज सेवा का कुछ काम देकर भी उनको हम कर देते हैं। और फिर जैसे कई केसेस जैसे होते हैं कि भाई बच्चे को किसी ने फंसाया है या गलती से उसका हो गया है या कुछ भी है, उसका उसमें नहीं था रोल नहीं था, है ना, तो फिर हम उसको बरी भी कर देते हैं। लेकिन जो 7 साल से फैसला कैसे करते हैं आप लोग? कोई कमेटी मेंबर सब मिलकर करते हैं या कोई मीटिंग होती है या आपके ऊपर कोई नहीं,
जी। मतलब इसमें 20 दिन तक सिटिंग होती है किशोर न्याय, 20 दिन तक तो जरूरी होती है, लेकिन वैसे पूरे महीने जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें सिटिंग होती है। उसमें जैसे एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं, वो आरजेएस होते हैं, वो 2 मेंबर्स होते हैं, तो वो समाज सेवा के उससे भी आते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, बाकायदा राज्यपाल से उनकी नियुक्ति होती है, तो वो 2 मेंबर भी होते हैं, तो उनका फैसला भी मान्य होगा। मतलब प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के साथ वो तीनों की ही सिटिंग होती है। अच्छा, मतलब तीनों का बराबर रोल होता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, जैसे मान लो एक मेंबर तैयार नहीं है किसी डिसीजन के लिए और प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट तैयार है, तो 2 से भी हो जाएगा, है ना, फैसला। लेकिन प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का जरूरी है उनका फैसला होना। तो 2 मेंबर और एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं। मतलब कोई ऐसा क्राइम जो बच्चों ने किया हो और आपको लगा हो कि क्या बच्चे ऐसे क्राइम भी कर सकते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कोई क्राइम ऐसा हुआ हो और आप 3 साल तक आपने किशोर न्यायालय में कार्य किया है, तो उससे आपको कहीं ऐसा लगा कि बच्चों में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा केस आया हो जब आपको ऐसा लगा हो कि ऐसे केस भी होते हैं बच्चों के साथ या बच्चों के लिए? नहीं, कई बार ऐसा होता है कई केसेज में बस बच्चों को फंसाया भी जाता है। जैसे बड़े लोग कोई क्राइम कर देते हैं और फिर है ना वो सोचते हैं हम तो बच जाएंगे, इसको कर दो इन्वॉल्व। तो चीज़ें जब हम उसको ट्रायल करते हैं, बयान होते हैं और इसकी बहस होती है, उस दौरान हमें पता चल जाता है फाइल में कि बच्चे की गलती है या नहीं है। तो जैसे अपनी कोर्ट चलती है सबूतों के आधार पर, तो क्या वहाँ भी ऐसे कोई सबूतों के आधार पर चलता है या फीलिंग्स को देखकर या बच्चे को देखकर मतलब फैसला लिया जाता है? नहीं, इसमें देखिए सबूत तो देखे ही जाएंगे। बच्चे को मान लो दस्तयाब किया है उसको, जैसे मान लो कोई बच्चे ने चोरी करी है तो बाकायदा 161 के बयान भी होंगे, और जहाँ से वो उसने चोरी करी है मान लो तो वहाँ की पूरी वो भी होगी तहकीकात की करी है कि नहीं करी, कोई सबूत भी मिलेगा वहाँ पे, कोई बयान भी होंगे, वहाँ के आसपास के लोग भी कहेंगे। तो सबूत तो ज़रूरी है ही भाई। किसी भी बच्चे को आप कैसे सजा दे सकते हो बिना सबूतों के आधार पर, फिर तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार आप देखिए कि ना बच्चे 16 साल के 17 साल के बच्चे होते हैं और बहुत बड़ा क्राइम कर जाते हैं। जैसे रेप का ही मैं बता रही हूँ, तो आजकल 16-17 साल के बच्चे भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसे कदम उठाने लगे और रेप होने लगे। तो उस टाइम पे ऐसी मतलब कौन सी सज़ा है जो उनको दी जाती है जिससे कि वो आगे इस तरह का कोई कार्य ना करें? देखिए 16 से तो रेप तो रेप होता है। आपने कहा कि 17 साल, हाँ, है ना, तो निर्भया कांड के बाद में 16 से 18 साल तक के बच्चों के लिए एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट होता है, मतलब प्रारंभिक आकलन। जी। जैसे 16 से 18 साल तक के बच्चे को सोचने समझने की क्षमता थी या नहीं, तो इस चीज़ का आकलन होता है। जी। तो असेसमेंट होता है इसका, साइकोलॉजिकल ये सब असेसमेंट के प्रोसेस है। उसमें धारा है 15, धारा 15 के तहत इसका प्रारंभिक आकलन होता है कि वो बच्चा उस चीज़ को समझने के लायक था या नहीं, उसको उस क्राइम को करने की मतलब उसकी प्रवृत्ति थी या तो वो ना समझी में उसने करा था या उसे पता ही नहीं था ये क्राइम क्या है। अगर तो वो जब आकलन किया जाता है पहले जब 16 से 18 साल तक का बच्चा कोई रेप का मामला है मान लो, तो उसमें प्रारंभिक आकलन होता है कि अगर मान लो 16 से 18 साल तक बच्चा उस क्राइम को करना जानता था और वो इस प्रवृत्ति का था, है ना, पहले भी उसने ऐसा कर रखा था या जो भी था, तो उसको फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा। चिल्ड्रन कोर्ट में, मतलब बड़े कोर्ट में। अच्छा। फिर उसका ट्रायल हम नहीं करते, फिर वो जैसे बड़ों की तरह ही उनका वो होगा। अच्छा, वो तो वैसे ही फैसला होगा। हाँ, फिर उनका ना मतलब ये निर्भया कांड के बाद में हुआ। हाँ, लेकिन जो बच्चा मान लो इनोसेंट है, उसने वो जानता ही नहीं था ये क्या है क्या नहीं है, बहुत ही मासूम था, या वो कोई मंदबुद्धि बच्चा था, मतलब क्लिनिकल जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसका देखा जाता है कि तो उसको सुधार का एक तो उसका भाई ये इसने गलतफहमी में हो गया या उस क्राइम को समझता नहीं था वो, तो इस हिसाब से उसको फिर किशोर न्याय बोर्ड में उसका ट्रायल चलता है जी। और उसी में ट्रायल में ही जैसे जेजे एक्ट के अकॉर्डिंग 3 साल में कितने बच्चों के साथ मतलब आप रहे, कितने बच्चे आए होंगे और कितने बच्चे सुधर के चले गए होंगे? देखिए ऐसे तो मुझे डेटा इतना मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगी, है ना, लेकिन काफ़ी बच्चे मेरे सामने आए
3 साल का पीरियड काफ़ी होता है ना। बहुत हमने फैसले भी तो किए। आपको कभी ऐसा लगा और कि जयपुर मैं JJB फर्स्ट में थी जी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेट्रो फर्स्ट में थी, तो उसमें काफ़ी फैसले हुए हैं और सुधरे भी हैं बच्चे। कुछ बच्चे मान लो जो इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, वो बार बार में क्राइम भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी सुधर जाते हैं, है ना, लेकिन काफ़ी बच्चे सुधरे हैं। बहुत बच्चों का फैसला भी हुआ है, कुछ बरी भी हुआ है, किसको सजा भी हुई है। मैं बीच में एक क्वेश्चन और करूँगी भाई, कितने साल तक का बच्चा आपके पास आता है? मतलब एक मिनिमम क्या एज रहती है क्राइम करने वाले बच्चे की? देखिए, बच्चा ज़्यादातर तो मतलब 16, 17, 15 इसी एज के होते हैं। इसी एज के बच्चे ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसा 5-7 साल का, 8 साल का बच्चा कम होता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है क्या है, ना समझी में तो वो इस तरह की चीज़ करता भी नहीं है। और फिर मेन तो पेरेंट्स भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं। छोटे बच्चे का तो पेरेंट्स देखो ध्यान रखते ही हैं। और देखो, क्राइम के पीछे बच्चे अगर क्राइम करते हैं, उसके पीछे थोड़ा माहौल का भी फ़र्क पड़ता है, उसके बैकग्राउंड का, फैमिली बैकग्राउंड का, या हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो वैसे क्राइम में फंस जाते हैं। आप किशोर न्यायालय में आपने 3 साल काम किए, तो अभी आप CWC में जो आपका ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ पे आपको दोबारा नियुक्ति दी गई है बाल कल्याण समिति में। तो दोबारा नियुक्ति जो मिली है, इसमें क्या होता है और क्या कार्य होता है इसके अंदर? बाल कल्याण समिति ये पीड़ित बच्चों की है ना, मतलब जो देख रेख और संरक्षण वाले बच्चे बाल कल्याण समिति में आते हैं जी। और विधि से संघर्षरत वाले बालक किशोर न्याय बोर्ड में आते हैं जी। तो मुझे दोबारा इसमें मौका मिला इसी फील्ड में, किशोर न्याय बोर्ड से मैं बाल कल्याण समिति में आई हूँ। तो मैं ईश्वर की भी शुक्रगुजार हूँ और सबकी शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस पोस्ट पे आई और मुझे ये मौका मिला। पीड़ित बच्चों के लिए मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप किस मतलब JJB में रहना चाहोगे, या मैंने क्योंकि दोनों के ही फॉर्म भरे थे या बाल कल्याण समिति में, तो मैंने यही कहा था मैं किशोर न्याय बोर्ड का मुझे एक्सपीरियंस हो गया और अब मैं बाल कल्याण समिति में जाना चाहती हूँ, पीड़ित बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। तो पीड़ित बच्चों में जो देख रेख और संरक्षण वाले हैं, जैसे किसी के माँ बाप नहीं होते या फिर वो किसी भी वजह से पीड़ित है, उपेक्षा कर दी जाती है, उस तरह के बच्चे जो देख रेख और संरक्षण वाले हैं, तो उनके लिए हम काम करते। बाल श्रमिक भी आते हैं इसमें, पॉक्सो के भी केसेस जाते हैं, कई तरह के केस आते हैं। और उन बच्चों के लिए जैसे ट्रैफिकिंग भी, छोटे बच्चों की ट्रैफिकिंग भी होती है बिहार वगैरह से यहाँ पे। मैं आपको जितना जानती हूँ, आप बड़ी सिंपल रही हैं शुरू से, मतलब मैं आपको जितना जानती हूँ, जितना मैंने सर्च भी किया, जितना आपको देखा भी है, हमेशा मैंने आपको बड़ा सिंपल देखा है। अभी बातों के माध्यम से भी हमारे दर्शक जान रहे होंगे कि आप बहुत सिंपल तरीके से अपनी बातों का जवाब दे रहे हैं और आपने सचमुच इस चीज़ को देखा है, तब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके ये सब चीज़ें बोल पा रहे हैं। लेकिन आप आज इस लेवल पे हैं, इस लेवल पे जाने के लिए, यानी कि आपने पहले किशोर न्यायालय, फिर अभी CWC में, तो कहीं ना कहीं एक औरत को संघर्ष का सामना तो करना पड़ता है। बिना संघर्ष के मुझे लगता है कोई औरत आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जहाँ तक मैं महिलाओं से, जितनी भी महिलाओं से मिलती हूँ, मेरा काम भी महिलाओं के बीच में ज़्यादा रहता है, तो मैंने जितना भी देखा है कि महिला बिना परमिशन के, बिना किसी सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी किसी न किसी का सपोर्ट तो ज़रूर रहा होगा। तो थोड़ा सा हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि आज आप CWC में गए हैं, किशोर न्यायालय में आपने 3 साल काम किया, तो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं किसी का, परिवार का, दोस्तों का या किसी अन्य का आपको सहारा ज़रूर लिया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि महिलाओं को मैंने देखा है कि सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महिलाओं को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और आपको सपोर्ट मिला? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि महिलाओं को ही सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? हाँ जी, ये बिल्कुल गलत बात है। महिलाओं को, मैं यही सुनना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी यही सुनना चाहते हैं। बिल्कुल देखो, सपोर्ट वैसे तो हमारे जो हमारे इर्द गिर्द है, सभी का सपोर्ट रहता है हमें। एक पर्टिकुलर अपने को किसी का भी सपोर्ट, आपका व्यवहार है, आपका लोगों से संपर्क है, सबका ही सपोर्ट मानती हूँ मैं। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का सपोर्ट है, और हमारे जो व्यवहार है वो हमारे सपोर्ट ही है, ऐसा मान लो आप। हम किसी के लिए डेडिकेटेड है तो वो हमारे लिए डेडिकेटेड है। हम किसी से अपेक्षाएं नहीं कर सकते कि कोई हमारे लिए करे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। और मैं जो आज बनी हूँ वो अपने संघर्ष से बनी हूँ, और संघर्ष ही इंसान को निखारता है, मतलब तब के ही सोना बनता है, वो मैं कहना चाहूँगी आप सभी से।
और मेरे जीवन में भी बहुत संघर्ष रहे हैं, मैंने उनको संघर्षों को फेस किया है और तब जाके मैं आज इस पोस्ट पे पहुंची हूँ, है ना। और मैं चाहती हूँ कभी भी किसी भी महिला को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कभी किसी की सपोर्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम खुद अपने दम पे चल सकते हैं, हम औरत हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम अपने दम पे चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और सभी को यही कहना चाहूँगी, आगे बढ़ो, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर का साथ, ऊपर वाले का साथ हमारे साथ है, तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें सबकी ज़रूरत होती है, हमारी फैमिली की, हमारे दोस्तों की, हमारे व्यवहार की, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उनको कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, पहला कदम हमें बढ़ाना होता है, इग्नोर नहीं करना चाहिए, सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। पहला कदम हमें खुद को बढ़ाना होता है, उसके बाद लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। जब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ते चले जाएंगे, आपका कारवां आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। तो शांति जी, हमने मतलब जैसा भी आपके बारे में जाना कि आप बड़ी सिंपल तो हैं, साथ में मैंने देखा आपको बनने संवरने का भी बड़ा शौक़ रहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि आप बहुत अच्छे से तैयार होती हैं, बहुत अच्छे तैयार होकर आप मतलब अच्छे इवेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करती हैं और आपको हर तरह का शौक़ है, चाहे वो डांस का ले लो, चाहे वो सिंगिंग का ले लो, हर तरह का शौक़ है आपको, जैसा मैंने देखा है, सुना है। तो ये आपके बचपन से ही है या आप में अभी ऐसा लगा कि मैं अपने शौक़ को ज़िंदा रखूँ, या मुझे अभी शौक़ लगा इस चीज़ का? देखिए, आपने तो मेरी बचपन की याद ताज़ा कर दी। मुझे बनने संवरने का बचपन से ही शौक़ था जी। जब दिवाली या कोई त्यौहार आता था ना जी, अब मैं अंदर से उत्सुकता हो रही है आपको बताने की। तो मैं जब छोटी थी ना, तभी मैं ना जब जैसे दिवाली का त्यौहार आया तो शाम को बिल्कुल तैयार व्यार होके सबको सारा मेकअप वेकअप करके फ़ोटो स्टूडियो जाती थी मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जी, पहले स्टूडियो ही हुआ करते थे। हाँ, तो पहले मोबाइल तो थे नहीं फ़ोटो खींचने के लिए, है ना। तो मैं स्टूडियो जाके, मतलब मैं इतना शौकीन थी फ़ोटो की, तैयार होने की, तो मैं आज भी मेरा वो शौक़ बरकरार है। चाहे परेशानियाँ कितनी भी आई ज़िंदगी में, चाहे कितना भी संघर्ष मुझे करना पड़ा, लेकिन मेरा ये शौक़ बरकरार है और ईश्वर मेरा ये शौक़ बरकरार रखे। और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है, ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है, उसको हमें दुखी रह के भी गुजारना है, सुखी रह के, खुश रह के भी गुजारना है, तो इससे बढ़िया खुश रह के ही गुजारी जाए। ठीक है ना। और संघर्षों से मैं कभी भी नहीं घबराई और कभी घबराना भी नहीं चाहिए। और हर व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख ये साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये चलता रहता है, ये प्रकृति का नियम है, इसको अपन बदल नहीं सकते, कभी भी नहीं बदल सकते, है ना। और आप ये सोचो ना, वो व्यक्ति सुखी है, वो व्यक्ति सुखी है, कोई भी अगर आप उसके अंदर देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख छुपा हुआ है। इससे हमें दुखों को क्यों बताना किसी को, ठीक है ना। तो अपन खुशी सब जगह बिखेरे तो अपन भी खुश, सब खुश, तो उस पर चलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मुझे बनने संवरने के साथ मुझे म्यूज़िक का, सिंगिंग का भी शौक़ है, मुझे डांसिंग का भी शौक़ है, मुझे हर तरीके से, मतलब बहुत चीज़ें, जैसे मैं सिलाई भी सीखी हुई हूँ और भी सारे पेंटिंग्स वगैरह, मुझे हर क्रिएटिविटी का शौक़ है। और ये शौक़ मेरा बरकरार रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ और सबकी सेवा करती रहूँ। ईश्वर ने मुझे ये पोस्ट दी है और मैं इससे बच्चों की सेवा करती रहूँ, तो ये मैं यही चाहती हूँ, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं सबका अच्छा करूँ। बिल्कुल, ईश्वर ने आपकी सुनी और आपके शौक़ को बरकरार रखा है और आगे भी बरकरार रखेगा। हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। साथ ही बचपन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि कहाँ आपका बचपन रहा और कैसा रहा आपका बचपन? देखिए, सिटी में मेरा बचपन बीता है, तो सिटी का माहौल ऐसा रहता है कि हर फेस्टिवल मनाया जाता है जी। हर फेस्टिवल, मतलब छोटे छोटे त्यौहार की मतलब खुशी होती है, तो वो आज भी मैं किसी ना किसी रूप में, जैसे कई फाउंडेशन वगैरह से मैं जुड़ी हुई हूँ, शिल्पी फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हूँ और भी कई जो है फाउंडेशन, आपके स्नेहलता फाउंडेशन से, सबसे मैं जुड़ी हुई हूँ। तो सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करती हूँ और मुझे बुलाते हैं सम्मान से, तो मैं उनके साथ पार्टिसिपेट भी करती हूँ। स्वर कोकिला एक है प्रोग्राम, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम लोग डांसिंग या सिंगिंग जो भी है, सोशल वर्क वगैरह, हम सब लोग साथ में मिलके करते हैं। जी जी जी। तो बचपन के लिए आपने बताया कि फेस्टिवल होते थे तो आप बनती संवरती थी और खूब फ़ोटो खिंचवाती थी, मतलब स्टूडियो पे भी फ़ोटो खिंचवाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शौक़ आपका रहा। एक आपका बचपन रहा और एक आपकी
ये मान लीजिए कि जवानी का टाइम रहा, तो आपकी शादी कब हुई? थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब आप कहीं ना कहीं आज सक्सेस हैं तो हर चीज़ का हाथ होता है, मैं मानती हूँ हमारे संघर्ष का भी हाथ होता है और हमारे सुख का भी हाथ होता है, हमारे दुख का भी हाथ होता है। तो शादी कब हुई है आपकी और कैसे रही शादी? 97 में मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है और सब ठीक है। जो भी ईश्वर जो चाहता है वो होता है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं और हमें ऐसे ही चलते जाना है। जी जी जी। तो शादी आपकी कहाँ हुई? शादी गोपालपुरा। गोपालपुरा आपके मतलब यहाँ जयपुर में ही आपका सिटी में? नहीं, उस सिटी में भी घर है। अच्छा। और गोपालपुरा भी है। जी जी जी, 2 जगह है घर। जी जी। तो शादी के पहले वाली लाइफ में और शादी के बाद वाली लाइफ में बहुत अंतर आता है शांति जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मतलब शादी से पहले कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि बनना संवरना और खुश रहना, और हमेशा चाहे हम उस समय आर्थिक रूप से कमज़ोर भी रहे हो तो भी हमें एहसास नहीं होता था उस चीज़ का। और एक होता है शादी के बाद, चाहे हम आर्थिक रूप से मजबूत भी हों लेकिन फिर भी बहुत सारे बंधन, बहुत सारी रीति रिवाज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शादी हो गई अब क्या करें, है ना। तो लेकिन फिर भी आप आज इतने जिंदा दिल हैं कि आप सारे शौक पूरे कर रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसा लगा कि शादी के बाद आपकी लाइफ चेंज हुई? शादी के बाद लाइफ तो चेंज होती ही है, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि लाइफ चेंज नहीं होती। भाई बचपन में तो कोई हर अपनी मनमर्जी करते हैं, फिर बाद में थोड़ी बाउंडेशन हो जाती है, फिर उन बाउंडेशन के बीच में ही हमको आगे बढ़ते जाना है। और देखिए ये सब तो हर किसी के जीवन में चलता है, बाउंडेशन तो सबके रहती है, लेकिन फिर उन बाउंडेशन के बावजूद भी अपने को आगे बढ़ना, काम करना, ये सब ज़रूरी है। तो आप जब मतलब ये सब चीज़ें कर रहे थे, सोशल में आप आ रहे थे, साथ ही आपने लॉ भी किया और फिर आपने ये किशोर न्यायालय में, फिर CWC में, तो आपको कहीं लगा कि पहला कदम जब आपने निकाला घर से तो आपको परमिशन लेनी पड़ी हो, या आपको किसी ने रोका हो, या किसी ने कहा हो कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? क्या आपको ऐसा कभी किसी ने रोका? देखिए बाउंडेशन होती है, लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो फिर हम फिर सोचेंगे नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, बस काम करना है। और हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए तो कुछ कर रहे नहीं है जी। जो हम किसी के बाउंडेशन में बन जाएं। आपने अपना डिसीजन लिया? तो मैंने अपना डिसीजन लिया, मुझे आगे बढ़ना है। और ये मेरा बचपन से एक था ड्रीम कि मुझे कुछ अलग हटके करना है, कुछ ऐसा काम करना है। और ये मुझे ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूर्ण की कि मुझे किशोर न्याय बोर्ड में 3 साल काम करने का मौका मिला, और मैं बाल कल्याण समिति में काम कर रही हूँ, तो ये बच्चों से रिलेटेड मुझे काम करने का मौका मिला। आगे भी मैं चाहूँगी महिला आयोग में मैं मेंबर बनूँ और महिलाओं के लिए काम करूँ, मेरी इच्छा है। बहुत अच्छी बात है, और हम भी चाहेंगे कि आप महिलाओं के लिए काम करें, और आपने बच्चों के लिए काम किया, और जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप जैसा बता रहे थे, और बच्चे भी सुधर के जा रहे हैं, तो महिलाएँ भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेंगी, तो वो भी कहीं ना कहीं सीखेंगी, और उन पे जो हो रहे हैं शोषण आप उनको ज़रूर दूर करेंगे। तो बस जाते जाते हम एक सवाल और करना चाहेंगे। बहुत सारी बातें हो गई हैं, हमारी पर्सनल भी हो गई हैं और हमारे काम को लेकर भी हो गई हैं, कि जब आप अकेले होते हैं और जब आपको लगता है कि नहीं अभी मैं सुकून में हूँ, या फिर कहीं भी कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं कि हमको लगता है रुक गए, परेशान हो गए और अब हमें बैठ जाना चाहिए, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पर मैं रुक गई और यहाँ मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है और मुझे अब कुछ नहीं करना है? नहीं, ऐसा मेरे जीवन में कभी आया नहीं कि मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में। मेरे हमेशा यही आता है कि मुझे कुछ करना है। हाँ, मैं जब सुकून में होती हूँ, मुझे आजकल टाइम नहीं मिल पाता, मुझे सिंगिंग का शौक़ है, मैं रियाज भी करती थी, पहले म्यूजिक सेंटर में भी जाती थी मैं रियाज करने के लिए, वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मुझे कभी सुकून का टाइम मिलता है तो मैं कुछ गाने वाने गा लेती हूँ, तो मुझे शौक है। कौन सा गाना ऐसा है जो आप हमेशा गुनगुनाती हैं जब आप अकेली होती हैं, खुश होती हैं, या मैं मानती हूँ कभी कभी सैड वाले क्षण भी होते हैं कि हम दुखी होते हैं, तो कौन सा ऐसा गाना है जो आपके बहुत नज़दीक है आपके दिल के, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपसे? देखिए मुझे पुराने गानों का ज़्यादा शौक़ है, पुराने गानों की शौकीन हूँ। ऐसा कुछ फेवरेट तो नहीं है, सारे गाने मेरे फेवरेट है, पुराने गाने हैं ना, ऐसा मैं किसी को नहीं कह सकती। ऐसा हो जो आपको नहीं अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक लाइन मुझे याद आ रही है गाने की, वो मैं गा देती हूँ, है ना। ऐसे गाने तो मुझे बहुत सारे पसंद हैं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं
बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और आज हमारे दर्शक ज़रूर आपसे कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं आपसे एक मैसेज मिलेगा कि वो आपको कहीं ना कहीं फॉलो करें। और फिर मिलेंगे, नमस्कार, फिर मिलेंगे हम नई शख्सियत के साथ नए सप्ताह में। मिलते हैं, धन्यवाद।